चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका पार्ट 2 में हम विस्थापन से पढ़ेंगे, क्योंकि विस्थापन तक तो हमने आपको बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे विस्थापन का दूसरा परिभाषा पढ़ेंगे। एक परिभाषा तो हमने आपको अगला पार्ट में यानी पहला पार्ट में बता दिया है, और आज हम पढ़ेंगे फिर से विस्थापन का परिभाषा, और विस्थापन का दूसरा परिभाषा हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो विस्थापन का पहला परिभाषा क्या था, कहेंगे दूरी के न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और ये आपका क्या है, एक सदिश राशि है, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। यहाँ तक तो आपको पहले ही हमने बता दिया था। अब पढ़ेंगे आपका इसका दूसरा परिभाषा, या कहेंगे किसी गतिमान वस्तु का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है, कहेंगे गतिमान, लीजिए आपका एक कार है, इस तरह गया, इस तरह गया, और यहाँ पर आकर आपका रुक गया यहाँ पर, तो यहाँ से और यहाँ तक के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे प्रारंभिक बिंदु, यानी यहाँ से चालू किया और यहाँ पर आकर बंद हो गया, तो इसको कहते हैं प्रारंभिक बिंदु। जहाँ बंद होता है उसे क्या कहते हैं, अंतिम बिंदु। तो कहेंगे प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम परिभाषा आपको लिख कर दिखाते हैं। कहेंगे किसी गतिमान वस्तु में किसी गतिमान वस्तु का प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक, कहेंगे किसी गतिमान वस्तु का आपका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, इस दूरी को हम क्या कहेंगे, इतना दूरी को हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। ठीक है, आपको यदि दोनों परिभाषा में से कोई एक परिभाषा याद करना, फिर इसके नीचे लिखेंगे यह आपका क्या है, सदिश राशि है, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। सेम लिखेंगे, यह एक सदिश राशि है जिसका मात्रक मीटर होता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। और यह कैसी राशि है, कहेंगे सदिश राशि। क्यों सदिश राशि है, क्योंकि इसमें वह है। ठीक है, तो चलिए आपका अगला परिभाषा पढ़ते हैं। इसमें कुछ विशेष बातें होते हैं, उसको हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, त्वरण का परिभाषा पढ़ेंगे, फिर हम मंदन का परिभाषा पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इसमें एक आपका महत्वपूर्ण बात होता है, दूरी बट्टा विस्थापन। देखिए यह जो है आपका एक के बराबर भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, कोई कह दे कि दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होता है, तो आप कहेंगे यह आपका एक के बराबर भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन एक से आपका क्या होगा, कम नहीं होगा। ठीक है, दूरी और विस्थापन का अनुपात सदैव एक से बराबर होता है, नहीं तो एक से क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, अब लिख देते हैं यहाँ पर नोट, यानी विशेष बात। नोट या कोष्टक में लिखिए विशेष बातें, ध्यान देने योग्य बातें। ठीक है, इसको क्या करिए आप बेहतर तरीके से क्या करिएगा, कॉपी में अपने लिख लीजिएगा। ठीक है, इसी को हम देख लिखेंगे। कहेंगे दूरी और विस्थापन का अनुपात एक के बराबर भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, पहला आपका विशेष बात क्या होगा, यही होगा। लिखेंगे दूरी और विस्थापन अनुपात
एक से अधिक तथा एक के बराबर हो सकता है। ठीक है, आपका कह रहा कि देखिए यहाँ पर देखिए पूरा दिख नहीं रहा था, कहाँ देखिए। ठीक है, कह रहा कि दूरी और विस्थापन का अनुपात आपका एक से अधिक भी हो सकता है तथा एक के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, पहला नियम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा का नियम देखिए थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा जूम कमी करते हैं। ठीक, आवाज पर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो पहला क्या होगा, दूरी और विस्थापन का अनुपात आपका एक के बराबर हो सकता है या से एक से क्या हो सकता है, अधिक हो सकता है। दूसरा का क्या होता है, देखेंगे दूरी, कहेंगे दूरी और विस्थापन का अनुपात एक से छोटा तथा बराबर हो नहीं सकता। ठीक है, आपको क्या कह रहा है, दूरी और विस्थापन का अनुपात एक से छोटा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, कहेंगे दूरी और विस्थापन का अनुपात स्थापन का अनुपात कभी शून्य नहीं हो सकता। ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरा विशेष बात। तीसरे का विशेष बात क्या होता है, देखिए दूरी जो आपका होता है कभी ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, लेकिन विस्थापन आपका ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, देखिए दूरी आपका क्या होता है, सदैव धनात्मक होता है। तीसरे की बात में लिखेंगे दूरी सदैव धनात्मक होता है। ठीक है, दूरी सदैव का आपका होता है, धनात्मक होता है। तीसरा का नियम, चौथा बात ध्यान दीजिए। चौथा बात क्या होता है, कहेंगे विस्थापन धनात्मक तथा ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। कहेंगे विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। ठीक है, क्या कहेंगे कि विस्थापन आपका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है कि यह शून्य भी हो सकता है। ठीक है, देखिए पहला नियम क्या है, दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होना चाहिए, एक से बराबर होना चाहिए, नहीं तो आपका क्या होना चाहिए, एक से अधिक होना चाहिए। दूरी और विस्थापन का अनुपात कभी शून्य नहीं हो सकता, यह आपने यहाँ पर देखा है। और दूरी देखिए कभी सदैव क्या होता है, आपका धनात्मक होता है, लेकिन आपका विस्थापन जो होता है धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, अगला तो आपका परिभाषा है जो ये बोर्ड पेपर के संबंधित, यानी देखिए यह जो क्वेश्चन आपका इंटर में भी पूछ सकता है और हाई स्कूल में भी पूछा है। इंटर में पूछा है और हाई स्कूल में भी पूछा है और 9th में भी पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका है विस्थापन और दूरी में अंतर बताइए। ठीक है, विस्थापन बहुत आसान परिभाषा है और दूरी में अंतर लिखिए। ठीक है, हमें क्या करना है, विस्थापन और दूरी में हमें क्या करना है, इसमें अंतर लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक चिन्ह खींचेंगे अंतर करने के लिए। अंतर में क्या किया जाता है, दो भागों में क्या किया, सबसे पहले इसको क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है। ठीक है, एक तरफ हम क्या लिख देंगे, आपका विस्थापन, और एक तरफ आपका लिख देंगे दूरी।
पहला नंबर इसमें डालेंगे, इसमें भी क्या करेंगे हम पहला नंबर डालेंगे। ठीक है, इसमें लिखेंगे दूरी विस्थापन धनात्मक तथा ऋणात्मक सभी हो सकता है। लिखेंगे ये नहीं लिखेंगे, यहाँ पर देखिए विस्थापन आपका क्या हो सकता है, धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है। लिखेंगे विस्थापन ऋणात्मक धनात्मक बोले, लिखते धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। ठीक है, यह विस्थापन का पहला हो गया। ठीक है, विस्थापन क्या हो सकता है, कहेंगे धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, आपका शून्य भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन देखिए विस्थापन क्या दूरी क्या होता है, कहेंगे दूरी सदैव धनात्मक होती है। यह कभी ऋणात्मक और शून्य नहीं हो सकता है। यह कभी ऋणात्मक तथा शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, पहला क्या है कि विस्थापन आपका धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है, लेकिन आपका दूरी तो है सदैव क्या होगा, धनात्मक होगा, कभी भी यह ऋणात्मक तथा शून्य नहीं होगा। ठीक है, अब लिखिए, लिखेंगे यह एक आपका क्या है, सदिश राशि है, और यह आपका क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, लिखेंगे दूसरे का कहेंगे यह एक सदिश राशि है। इसको लिखेंगे यह एक अदिश राशि है। ठीक है, क्या कहेंगे, यह आपका क्या है, एक सदिश राशि है, और यह आपका क्या है, अदिश राशि है। कहेंगे दूरी की, देखिए विस्थापन किसे कहते हैं, कहेंगे दूरी की सबसे कम, लिखेंगे दूरी की, देखिए यहाँ पर दूरी की सबसे कम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है, या तो हमने परिभाषा में भी आपको पढ़ कर सुनाया था। ठीक है, क्या कहेंगे, तीसरा नंबर डालते हैं, कहेंगे दूरी की सबसे कम दूरी को क्या कहते हैं, हम विस्थापन कहते हैं, या प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, हम विस्थापन कहते हैं। चलिए यही लिख देते हैं, प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु का बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, कहेंगे प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है, अब चलिए इसमें लिखते हैं आपका तीसरा, लिखेंगे किसी वस्तु द्वारा लंबवत तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, या किसी भी साधन द्वारा, ठीक है, कोई भी वस्तु गतिशील वस्तु हो उसके द्वारा लंबवत तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, हम दूरी, लंबवत तय की गई पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, हम दूरी कहते हैं। ठीक है, कहेंगे किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई लंबवत पथ की लंबाई को
दूरी कहते हैं। देखिए, अब देखिए लिखेंगे इसमें, देखिए इसमें आपको व्यक्त करने के लिए परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें केवल किसकी आवश्यकता होती है? परिणाम की आवश्यकता होती है। ठीक है, चौथा नंबर पर लिखेंगे, इसको आपने पता कि सदिश राशि के नियम यही होता है कि सदिश राशि वह जिसको व्यक्त करने के लिए आपको परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि किसे कहते हैं? जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, इसे क्या कहते हैं? हम अदिश राशि कहते हैं। सेम क्या करेंगे, इसी का परिभाषा यहाँ पर हम लिख देते हैं। लिखेंगे इसको व्यक्त करने के लिए व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। दोनों की होती है। ठीक है, इसे व्यक्त करने के लिए यहाँ पे क्या होता है? परिणाम और दिशा दोनों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। लेकिन इसे व्यक्त करने के लिए केवल क्या होता है? परिणाम की आवश्यकता है। क्यों परिणाम की आवश्यकता है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? एक अदिश राशि है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? अदिश राशि है। लिखेंगे इसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है, आपको पूरा बेहतर तरीका से समझ में आ गया होगा। यदि जहाँ पर भी आपको नहीं समझ आया, आप क्या करेंगे? तुरंत कमेंट करेंगे। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे चैनल पर लास्ट तक बने रहिएगा। जब यह चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको बताएंगे कि इसका PDF आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं और आपको क्या करना पड़ेगा। लेकिन एक बात हम आपको बता देते हैं, इसका PDF आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है, कुछ चार्जेस उसका नहीं लगेगा। ठीक है, केवल आप हमारे पूरे वीडियो को देखिए और हमारे प्रत्येक वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, चलिए अब आपके पढ़ते हैं हम चाल का प्रकार। चाल कितने प्रकार का होता है उसको देखते हैं। लिखेंगे चाल के प्रकार। ठीक है, चाल कितने प्रकार के होते हैं सबसे पहले हम ये देखेंगे। ठीक है, लिखेंगे चाल मुख्य रूप से आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है एक समान चाल, असमान चाल, औसत 4 प्रकार के होते हैं। औसत चाल, तत्क्षणिक चाल। ठीक है, तो एकदम आसान तरीका से हम बताएंगे, आप केवल परिभाषा को देखते जाएंगे, आपको पूरा परिभाषा याद होता चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या होता है? कहेंगे नंबर 1 पे आपका होता है, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3, फिर नंबर 4। ठीक है, पहले नंबर पर आपका होता है समान चाल। एक समान चाल। दूसरा का आपका होता है औसत असमान चाल। फिर आपका होता है औसत चाल। फिर आपका होता है तत्क्षणिक चाल। ठीक है, पहला आपका होता है समान चाल, फिर असमान चाल, औसत चाल, तत्क्षणिक चाल। एकदम आसान तरीका से आपको बताएंगे कि केवल आप परिभाषा को देख लेंगे तो आपका पूरा परिभाषा याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए समान चाल किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करता है उसे क्या कहते हैं? हम समान चाल। असमान चाल किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु समान दूरी में क्या कहता है? असमान समय में असमान दूरी तय करता है उसे क्या कहते हैं? हम असमान चाल। औसत चाल किसे कहते हैं? कुल दूरी बता कुल समय का अनुपात को क्या कहते हैं? हम औसत चाल कहते हैं। तत्क्षणिक चाल किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न दूरी तय करे। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु गया 1
क्या क्या 50 के स्पीड में गया, फिर हो गया आपका 80 के स्पीड में हो गया, फिर आपका 20 के स्पीड में हो गया। यह आपका क्या हो गया, समान जैसे समान समय में क्या कर रहा है, तत्क्षणिक दे मतलब इसका दूरी क्या कर रहा है, स्पीड कम होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, तत्क्षणिक कहते हैं। जैसे स्पीड कम हुआ, तेज हुआ, कम हुआ, तेज हुआ, तो आपका क्या करेंगे, इस प्रकार को चाल को हम क्या कहते हैं, तत्क्षणिक चाल कहते हैं। ठीक है, औसत चाल किसे कहते हैं, पूरे दूरी को निकाल कर, ठीक है, पूरे दूरी के निकाल कर जितना आप चाल चल रहा है उसे क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो उसे क्या कहेंगे, हम औसत चाल कहेंगे। ठीक है, फिर देखिए असमान किसे कहते हैं, जैसे कहीं पर तेज जाए, कहीं पर धीरा जाए, तो एकदम हमेशा नहीं तेज धीरा हो, उस प्रकार को चाल को क्या कहते हैं, हम असमान चाल। ये आपका क्या होता है, समान चाल से स्पीड से चलेगा। ठीक है, अगर 50 पे चल रहा है तो एकदम अंतिम लेयर किस पर चलेगा, आपका 50 पे ही चलेगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, आपको परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद हम आपको एक बार और समझाएंगे। ठीक है, जैसे आपका लिख दिए एक समान चाल, एक समान चाल, एक समान चाल लिखते हैं। ठीक है, कहेंगे जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करता है उसे एक समान चाल कहते हैं। जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करता है, दूरी तय करता है उसे एक समान चाल कहते हैं। जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करता है उसे क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। चाल कहते हैं। ठीक है, जैसे आप किसका सूत्र लिखना है तो आप क्या करेंगे, समान चाल बराबर मान चाल, एक समान कहिए तो एक समान कहिए। ठीक है, समान चाल बराबर या एक समान चाल बराबर समान दूरी बट्टा समान समय। आप इस तरह बोल सकते थे कि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे या समान दूरी को समान समय में तय करे उसे क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, यदि आपको यह परिभाषा याद हो जाए तो आप क्या करिएगा, इसको सूत्र को भी क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक, अब चलिए हम पढ़ते हैं आपका असमान चाल किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए हम पढ़ेंगे अब असमान चाल। असमान चाल, असमान चाल कहेंगे जब कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करता है उसे क्या कहते हैं, हम असमान चाल कहते हैं। जब लिखेंगे जब कोई वस्तु या गतिमान वस्तु, ठीक है, लिखे जब कोई गतिमान वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करता है, असमान दूरी तय करता है उसे असमान चाल कहते हैं। चाल कहते हैं। ठीक है, कहेंगे जब कोई वस्तु क्या होता है आपका समान समय में क्या कहता है, असमान दूरी तय कर ले उसे क्या कहते हैं। जैसे आपको कह दिया जाए कि 50 किलोमीटर आपको जाना है आधा घंटा में, ठीक है, लेकिन आप क्या करें 45 मिनट में पहुंच जाएं, इस प्रकार के चाल को हम क्या कहते हैं, असमान चाल कहते हैं। ठीक है, समय से पहले ही आप कहीं पर पहुंच जाएं तो उसे क्या कहते हैं, हम असमान, यानी दूरी को या तो बढ़ा दे नहीं तो क्या करे, घटा देता है। ठीक है, लेकिन समय आपका वही लेगा। ठीक है, तो कहेंगे इसके देखिए सूत्र क्या होता है, असमान चाल बराबर मान
चाल बराबर सूत्र क्या होता है, कहेंगे असमान दूरी समान समय में। ठीक है, परिभाषा हमने यहीं से लिखा था। ठीक है, परिभाषा एक बार आपको यहाँ से क्या करते हैं, सूत्र से बोल, कहेंगे जब कोई गतिमान वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करता है उसे क्या कहते हैं हम, असमान चाल कहते हैं। ठीक है, जब कोई गतिमान वस्तु, पहले इसको बोलेंगे, समान समय में असमान दूरी तय करता है उसे क्या कहते हैं हम, कहेंगे असमान चाल कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम औसत चाल। ठीक है, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम औसत चाल। औसत चाल, ठीक है, क्या इसका सूत्र क्या होता है, कहेंगे कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं हम, औसत चाल कहते हैं। ठीक है, बस यहाँ कुल जोड़ देंगे नीचे। ठीक है, कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं हम, औसत चाल कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे जब कोई गतिमान वस्तु का किसी गतिमान वस्तु का किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किया गया कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम, जब कोई गतिमान वस्तु हो उसका कुल तय किया गया कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। जैसे आप यहाँ लिख देते हैं औसत चाल, औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टा कुल समय। फिर क्या कहते हैं हम, औसत चाल कहते हैं। कहेंगे कुल दूरी और कुल समय का अनुपात को हम क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम तत्क्षणिक चाल। ठीक है, तत्क्षणिक चाल भी आपका यूपी बोर्ड के पेपर में बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, देखिए यूपी बोर्ड के पेपर में बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन देखिए ये आपका क्वेश्चन आपको 9th के पेपर में देखने को मिलेगा, 10th के पेपर में देखने को कोई किसी भी क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा, बस दूरी और विस्थापन को छोड़कर। ठीक है, तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं आपका तत्क्षणिक चाल। तत्क्षणिक चाल, कहेंगे जब कोई गतिमान वस्तु द्वारा अति सूक्ष्म समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं हम, तत्क्षणिक चाल कहते हैं। जैसे आप कोई वस्तु को ढकेल के तुरंत रोक लिए, उसे क्या कहेंगे, तुरंत रोक कर ढकेले तुरंत रोक लिए, उसे इस प्रकार के चाल को हम क्या कहेंगे, तत्क्षणिक चाल कहते हैं। ठीक है, तो कहेंगे किसी वस्तु द्वारा किसी गतिमान वस्तु द्वारा सूक्ष्म समय में तय किया गया दूरी को तत्क्षणिक चाल कहते हैं। तत्क्षणिक चाल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, तत्क्षणिक चाल कहते हैं। ठीक है, और इसको डी, ठीक है, तत्क्षणिक चाल कहते हैं। चलिए अब क्या कहते हैं, तत्क्षणिक चाल का सूत्र लिख देते हैं। चाल बराबर का सूत्र होता है तय की गई दूरी बट्टा सूक्ष्म समय।
ठीक। यदि आपको बताइएगा कमेंट करके कि आपको वीडियो हमारा कैसे लगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कम से कम इस पर 100 लाइक क्या करिए आप लोग पूरा करिए, ठीक है। कम से कम 100 लाइक, ठीक है। और कम से कम इसको वीडियो लाइए आप लोग एक के व्यूज़ लाइए और 100 लाइक आप दीजिए, ठीक है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।